प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अपनी इंटरमीडिएट की हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं, पहला पृथ्वी, दूसरा जन या लोक और तीसरा जन की संस्कृति। इन तीनों ही तत्वों पर लेखक ने अपना विचार प्रकट किया है। तो आइए हम पहले इसका प्रथम तत्व देखते हैं, भूमि। किसी भी राष्ट्र के स्वरूप निर्धारण के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है भूमि। किसी भी राष्ट्र का एक निश्चित भूभाग होता है, उसकी सीमा होती है जिसके अंतर्गत उस राष्ट्र का स्वरूप आकार लेता है। भूमि के संदर्भ में लेखक ने निम्नलिखित बातें बताई हैं। पहला, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। लेखक का कथन है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और वह अनंत काल से विद्यमान रही है। किसी भी देश ने भूमि का निर्माण नहीं किया है। यद्यपि समय और इतिहास ने विभिन्न देशों की सीमाओं को घटाया बढ़ाया है, किंतु उसका निर्माण नहीं किया है। दूसरी बात, भूमि या पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक भूमि या पृथ्वी को समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें सचेत करता है। वह कहता है कि प्रत्येक देश के निवासियों का यह कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र की भूमि के भौतिक स्वरूप को, उसकी सुंदरता और उसकी समृद्धि के प्रति लगातार सचेत रहें, अर्थात अपनी धरती के सौंदर्य को विकृत न होने दें, क्योंकि अक्सर हम अपनी धरती का ऐसा दोहन करते हैं कि उसके स्वरूप और सौंदर्य को ही विकृत कर बैठते हैं। किसी देश के निवासी अपनी धरती के सौंदर्य और समृद्धि के प्रति जितने अधिक सचेत होंगे, उनकी राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम की भावना भी उतनी ही अधिक प्रबल होगी, क्योंकि हमारी मातृभूमि ही सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी होती, वह वास्तव में आधारहीन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी ने भी अपने स्वदेश प्रेम कविता में इन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त दी है। वह कहते हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। भूमि के संदर्भ में लेखक की तीसरी मान्यता है, अपनी मातृभूमि का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। सांगोपांग यानी संपूर्ण अंगों सहित या संपूर्ण अंगों और उपांगों सहित। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता और उसकी समस्त विशेषताओं से भली भांति परिचित हों। वह अपनी मातृभूमि से जितना अधिक परिचित होंगे, उतना ही अधिक उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके अंदर राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम की भावना भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। इसलिए गांव से लेकर नगर तक ऐसे अनेक केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए जो हमको हमारी धरती की विशेषताओं से भली भांति परिचित करवाएं। हमें अपनी मातृभूमि की निम्नलिखित विशेषताओं से अवश्य परिचित होना चाहिए। पहली, वर्षा, मिट्टी एवं प्राकृतिक वनस्पति की जानकारी। लेखक का कथन है कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं मेघ या बादल, जो प्रतिवर्ष
अपने अमृत जल से हमारी मातृभूमि को सींचते रहते हैं। इनके कारण ही हमारे देश की मिट्टी को शक्ति प्राप्त होती है और अनेक वनस्पतियां हमारी मातृभूमि की देह को सजाती हैं। यह सब हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धरती के गर्भ में छिपे हुए उपयोगी तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। लेखक का मत है कि हमारी धरती माता की कोख में अनेक बहुमूल्य निधियां भरी हैं। इसी कारण हम धरती को वसुंधरा अथवा वसुधा भी कहते हैं। वसु का मतलब होता है रत्न और धा का मतलब धारण करना, यानी रत्नों को धारण करने वाली। तो इन विभिन्न धातुओं एवं उपयोगी तत्वों की जानकारी प्राप्त करके इसके संतुलित दोहन से हम अपने राष्ट्र का समुचित विकास कर सकते हैं। इसीलिए हमें धरती के भूगर्भ की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज, नदियों और पहाड़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। लेखक का मत है कि हमारी मातृभूमि पर रात दिन निरंतर बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से हमारी पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी उन्नति और विकास के लिए इन मिट्टियों और उनकी विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। हमारी पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जहाँ एक ओर इन पत्थरों पर अनेक जीवनदायक औषधियाँ और खनिज प्राप्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर यही जड़ पत्थर जब कुशल शिल्पियों और कारीगरों के हाथ से तराशे जाते हैं तो सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं और ताजमहल जैसे स्मारकों का रूप निर्मित होता है। इन्हीं से देश के नर नारियों के रूप मंडन के लिए अनेक नग और सौंदर्य प्रसाधन तैयार होते हैं। अतः हमें इन सब का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाश एवं समुद्र की भी जानकारी होनी चाहिए। लेखक कहता है कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है तथा पृथ्वी पर स्थित समुद्र में जो जलीय जीव जंतु एवं रत्नों की राशियां भरी पड़ी हैं, उन सब के प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन देश के प्रत्येक नागरिक को अवश्य करना चाहिए और हमारे राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में इन सब चीज़ों के प्रति जब तक जिज्ञासा की नई किरणें नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अंत में लेखक ये कहता है कि विज्ञान और उद्यम का समन्वय जरूरी है। लेखक कहता है कि विज्ञान और उद्यम अर्थात टेक्नोलॉजी और परिश्रम दोनों को मिलाकर हमें अपने राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का निर्माण करना होगा और यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी हाथ ऐसा ना रहे जो इस कार्य में भाग ना ले सके, अर्थात सबका साथ और सबका विकास होना परम आवश्यक है। यदि हम ऐसा कर सके तो निश्चित ही अपने राष्ट्र को प्रचुर समृद्धि और सौंदर्य की पूर्णता तक ले जा सकेंगे। अब हम राष्ट्र के स्वरूप के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन पर चर्चा करते हैं। राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्र में निवास करने वाले जन अर्थात लोग। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी और जन के सम्मिलन से ही तो राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। जन के संदर्भ में लेखक ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पहली बात, जन और पृथ्वी का माता और पुत्र का संबंध है। लेखक का कहना है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि है, पुत्रोहम पृथिव्याः, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में यह एहसास ही राष्ट्रीयता की कुंजी है।
इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, वह श्रद्धा भाव से मातृभूमि के लिए नतमस्तक हो उठता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। इसी प्रणाम भाव से ही राष्ट्र का दृढ़ भवन तैयार होता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का सच्चा अधिकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो जन के संदर्भ में लेखक ने बताई है, वह है पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं। जिस प्रकार माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन भी बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं होना चाहिए, जैसे भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता है। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले होते हैं। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से भी इनमें एक दूसरे से पर्याप्त अंतर होता है। फिर भी एक ही धरती माता के ये सब पुत्र हैं और इस दृष्टि से ये सभी भाई भाई हैं। जन के संदर्भ में तीसरा बिंदु है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। लेखक का मानना है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा अथवा पिछड़ापन है, तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, अपितु संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। इसलिए समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, तभी राष्ट्र की उन्नति संभव होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात है, जन का प्रवाह अनंत होता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की जीवन श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलते रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की भांति है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यत्र तत्र विकास के पदचिन्ह छोड़ जाता है। राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है संस्कृति। लेखक का मत है कि राष्ट्र के स्वरूप निर्धारण का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जन की संस्कृति। कोई भी राष्ट्र अपने दीर्घकालीन चिंतन और मनन के पश्चात जिन भावों को अस्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है, उन्हें ही संस्कृति कहा जाता है। लेखक ने संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली बात, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध यानी जो सिर से रहित धड़ होता है, उसे हम कबंध कहते हैं। लेखक कहता है कि बिना संस्कृत के मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृत से रहित मानव को उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे बिना सिर के धड़, जो निष्क्रिय एवं अनुपयोगी होता है। संस्कृत ही हमें चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है, इसीलिए संस्कृत को मानव का मस्तिष्क कहा जाता है। संस्कृत के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। लेखक कहता है कि संस्कृति जीवन रूपी वृक्ष का फूल है। जिस प्रकार फूल वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं और उसे फलवान बनाते हैं, उसी प्रकार संस्कृति
मानव जीवन को सुंदर और सफल बनाती है। किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है। लेखक ने बताया है कि सभी संस्कृतियों में आनंद का स्वरूप किसी न किसी रूप में व्याप्त है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित होने वाली लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों में समन्वय अत्यंत आवश्यक है। लेखक का मानना है कि एक राष्ट्र के विभिन्न संप्रदायों में या विभिन्न समुदायों में अपनी अपनी संस्कृतियां होती हैं। इस कारण संस्कृतियों का स्तर साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि में मुखरित होता है। बाहर से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही आत्मा होती है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार से सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं और संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को व्यक्त करती हैं। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पृथ्वी, जन और जन की संस्कृति, यही तीन तत्व किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को स्थिरता प्रदान करते हैं। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। जन को राष्ट्र का स्तंभ बताया गया है और संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। संस्कृति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार राष्ट्र का स्वरूप निबंध का संपूर्ण सारांश या कह सकते हैं कि संपूर्ण समीक्षा इस वीडियो में हमने कर दी है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा सुझाव है कि आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा और तब अपनी पाठ्य पुस्तक से राष्ट्र का स्वरूप निबंध को मन लगाकर पढ़िएगा। तब यह निबंध पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा और इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों को इस निबंध के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तरों को हल करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।